Length is 5 meter, height is 1 meter, width is 0.2 मीटर। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 100 इंटू 20 का, तो एक डायमेंशन होगा 1 का, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, और 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर। ठीक है, अब आपको इन दोनों को देख के आपको आई मिनिमम निकालना होगा। इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, रेक्टेंगुलर है। ठीक है, ये डी दिया हुआ है इज 1 मीटर एंड दिस विड्थ इज 0.5 मीटर। अब आपको बताइए ये वाला मिनिमम होगा कि कौन सा मिनिमम होगा। ये आई मिनिमम निकालना हमको। ये आई एक्स एक्स है और ये आई वाई वाई है, तो आई एक्स एक्स कम होगा या फिर आई वाई वाई। डी देखोगे 1 मीटर लिखा हुआ है, अगर डी का क्यूब करेंगे तो वो ज़्यादा आ जाएगा, अगर बी का क्यूब करेंगे तो कम होगा। ठीक है, तो कौन सा ज़्यादा होगा कौन सा कम होगा। आई एक्स एक्स ज्यादा होगा। आई एक्स एक्स ज़्यादा होगा, होगा। तो आई वाई वाई इज मिनिमम because it will be 1 into 0.5 q डिवाइडेड बाई 12, और आई एक्स एक्स की वैल्यू क्या होगी 0.5 इंटू 1 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 12। मिनिमम कौन सी वैल्यू आएगी, ये वाली, तो मिनिमम की वैल्यू भी निकाल लेंगे। यंग्स मॉडुलस इज गिवन फ्रॉम द सेकंड पॉइंट। सिलेंडर रेशियो निकालना है और लोड निकालना है। ये क्वेश्चन पूछा फाइंड द सिलेंडर रेशियो। दूसरा इज देयर पॉसिबिलिटी ऑफ बकलिंग, ये इसके लिए तो आपको निकालना पड़ेगा लोड कितना है बकलिंग का, और मैक्सिमम लोड कितना अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आइलर लोड निकालना है। अगर उसकी वैल्यू एक सेकेंड, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो निकालना है आपको, इज देयर पॉसिबिलिटी ऑफ बकलिंग इफ यंग्स मॉडुलस इज 200 गीगापास्कल बट इफ applied load is 250 मेगा न्यूटन। लिखा हुआ है 230 लिखा हुआ है, सॉरी ये तो लिखा हुआ है ना 230, तो जो लोड अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर 230 मेगा न्यूटन का हो रहा है, 230 का लोड अप्लाई हो रहा है। उस केस में आप फाइंड करेंगे कि पी की वैल्यू 230 से ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है। अगर कम है तो बकलिंग हो चुकी होगी या होने वाली नहीं होगी, नहीं होगी ना सर फिर तो। ये अप्लाइड लोड है। अगर पी की वैल्यू 230 से कम आती है तो बकलिंग होगी या नहीं होगी, नहीं होगी। उल्टा ही बताओगे तुम लोग, नहीं होगी। ये इसका स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ से ज़्यादा अप्लाइड कर दोगे तो नहीं होगी। थर्ड इज व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस एट द वर्ज ऑफ बकलिंग। वर्ज मतलब बकलिंग होने ही वाला है, उस टाइम पे कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना जनरेट हो रहा होगा, वो निकालना है आपको। ठीक है, ये समझ में आएगा नहीं कृष्णा, आ गया सर। आ गया तो हाँ या ना। हाँ गलत थी तुम, हाँ, कुछ और अभिषेक ही स्ट्रेंथ है बोल रहे सर, थे। ये मैं अभिषेक स्ट्रेंथ। यस सर। तुम ही बोल रहे थे नहीं होगी, धीरे से बोले थे। नहीं, कुछ बच्चे क्लास में हाथ उठाते हैं, आधा उठाते हैं, वो वाले हो तुम, आधा उठाते हैं। हाँ में भी है, ना में भी है। ये है अप्लाइड लोड और ये है स्ट्रेंथ, इसकी आइलर स्ट्रेंथ बकलिंग स्ट्रेंथ है इन द टर्म्स ऑफ फोर्स। अब इसकी वैल्यू अगर आपके अप्लाइड लोड से कम आती है, इसका मतलब वो क्रॉस कर चुका है स्ट्रेंथ को, तो बकल हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू उससे ज़्यादा आती है अप्लाइड लोड से ज़्यादा आती है पी की वैल्यू, इसका मतलब अभी तक पहुंचा नहीं है वहाँ पे जहाँ पे इसका बकलिंग होने वाला है। कितनी बार एग्जांपल देके कर चुका हूँ मैं ये। चलिए, पहला है सिलेंडर रेशियो फाइंड करना है, दैट इज एस इक्वल्स टू एल ई अपॉन के। एल ई निकालना है, एल ई आपको पता है, एल ई क्या होता है, एल अपॉन रूट एन। एल दिया हुआ है, हाँ एन आपको पता है बोथ एंड फिक्स्ड है तो उसकी 4। 4 होता है। बताया था मैंने 4 to 1 और 1/4।
4 किसके लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट? स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होता है? बोथ एंड फिक्स्ड। Fixed. एफ बोथ एंड फिक्स्ड है तो 4 होगा एन की वैल्यू। एन की वैल्यू 4 है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? क्या होती है? 1 की अपॉन वैल्यू 1/2। ठीक है 1/2। तो एल ई की वैल्यू क्या हो जाती है? अल्फा इंटू एल, दैट इज L/2। इफेक्टिव लेंथ कितना होगा? 2.5 मीटर होगा। इफेक्टिव लेंथ Yes, sir. 2.5 मीटर हो जाएगा बिकॉज एल इज 5 मीटर। देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन, दैट इज रूट ऑफ आई मिनिमम अपॉन ए क्रॉस सेक्शन। ए क्रॉस सेक्शन तो वही होगा बी इंटू डी, ये क्रॉस सेक्शन बी इंटू डी। आई मिनिमम क्या होगा? अभी बताया मैंने, बी डी क्यू बाई 12 होगा या डी बी क्यू बाई 12 होगा? डी क्या है? 1। यहाँ पे डी 1 आएगा और यहाँ पे बी आएगा 0.5, तो मिनिमम कौन सा होगा? ये वाला BD³/12। डी बी क्यू बाई 12। ठीक है, तो वहां से डी बी क्यू बाई 12 निकालोगे, डी की जगह पे 0.2 और डी की जगह पे 1, ये मिनिमम आ जाएगा आई मिनिमम। देयरफॉर सर पिछली वाली जो स्लाइड थी ना, आपने वहाँ पे IYY लिखा था, उसमें 0.5 लिख दिया था सर, वो गलत सर। आई वाई वाई की जगह 0.5 लिखा था। अच्छा, मतलब 0.2 लिखना था सर। हाँ 0.2 लिखना था। डायग्राम में ठीक है, सो के विल बी आई मिनिमम अपॉन ए क्रॉस सेक्शन, ये निकाल लीजिएगा के की वैल्यू। उसके बाद सिलेंडर रेशियो आसानी से निकल जाएगा एल अपॉन के, दैट इज 43.30। देखो 40 से ज़्यादा आया है, तो ये हो सकता है बकलिंग हो। ये थोड़ा सा ये सिलेंडर रेशियो का यूज तब है जब हम दो कॉलम को कंपेयर करें। ठीक है, दो कॉलम को कंपेयर करें कि सेम टाइप का लोड अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में बकलिंग के चांसेस कितने ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इससे आप ये मत बोल दीजिएगा कि 43.30 है तो बकलिंग होगा कि नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है लोड पे, लोड पे भी डिपेंड करेगा ना। चाहे कितना भी वो मटेरियल कितना भी लेंथ का हो या फिर कितने भी क्रॉस सेक्शन उसका ज़्यादा हो, तो क्रशिंग से होगा या फिर बकलिंग से होगा। ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द लोड। लोड अगर बहुत ही कम अप्लाई कर रहे हो तो ना ही क्रशिंग होगा ना ही बकलिंग होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये 43 के आसपास पहुंचा है तो इसके चांसेस किस में ज़्यादा हैं? ये कम है, स्लेंडरनेस रेशियो बहुत ही कम है, इसमें क्रशिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, क्रशिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे। फिर भी देखेंगे कि क्या होता है। फॉर एनालाइजिंग द बकलिंग कंडीशन वी हैव टू फाइंड द पी। बकलिंग कंडीशन मतलब फेलियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो पी की वैल्यू निकालोगे n π² EI अपॉन L स्क्वायर से। सारी वैल्यू आपके पास है, n की वैल्यू 4, पाई की वैल्यू पता ही है, E की वैल्यू 210 गीगा पास्कल दिया है, आई मिनिमम निकाल चुके हो, L इज गिवन 5 मीटर। सबकी वैल्यू रखने के बाद पता चलेगा 200 मेगा न्यूटन आ रहा है क्या? PE। और जो लोड अप्लाई किया था वो कितना था? 230। 10, हाँ 230। वो ज़्यादा है किससे? बकलिंग स्ट्रेंथ से। देयरफॉर बकलिंग विल अकर। बकलिंग हो रहा है अभी भी। देखा, स्लेंडरनेस रेशियो कम था फिर भी बकलिंग हुआ है। क्रशिंग नहीं होगा, क्रशिंग नहीं होगा। हमने याद है आपको कि या किससे कंपेयर किए थे हम लोग? ये सिग्मा YSC से, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से क्या हो रहा है? अगर सिलेंडरनेस रेशियो ज्यादा करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से तो कंप्रेसिव की वजह से फ्रैक्चर होगा, कंप्रेसिव की वजह से फ्रैक्चर होगा। अब ध्यान से देखिए, 40 के नीचे अगर होगा, 40 या 40-45 जो भी, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द यंग्स मॉडल्स आल्सो। अगर 40 से पीछे होगा तो क्रशिंग कभी नहीं होगा। ठीक है, और 80 के आगे होगा तो बकलिंग फॉर श्योर होगा, बकलिंग फॉर श्योर होगा। 80 से ज्यादा होगा 40 से नीचे तो क्रशिंग बकलिंग दोनों नहीं होगा। ठीक है, तो फिर क्रशिंग कहाँ होगी सर? एक सेकेंड सॉरी, क्रशिंग होगा ना 40 के नीचे, क्रशिंग के ही चांसेस हैं उस केस में, सिर्फ क्रशिंग के ही चांसेस हैं। इन दोनों के बीच में क्या है? दोनों के चांसेस हैं 40 और 80 के बीच में। ठीक है, 40 और 80 के बीच में दोनों के चांसेस हैं। बट ये 40 की वैल्यू 30 तक पहुंच सकती है और ये 80 की वैल्यू 100 तक भी पहुंच सकती है, अलग अलग मटेरियल पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसलिए दोनों का रेंज दे दिया गया है कि 40, 30 और 80 और 100 दोनों दिया हुआ है। ठीक है,
हाँ सर। 80 से ज्यादा होगा सिलेंडर रेशियो तो बकलिंग के चांसेस ज्यादा हैं। 40 से नीचे होगा तो क्रशिंग के चांसेस है। दोनों के Crushing बीच के। होगा तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। हाँ सर। ठीक है, तो इसका बकलिंग होगा बिकॉज द अप्लाइड लोड इज ग्रेटर देन बकलिंग स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ फोर्स। थर्ड इज द कंप्रेसिव स्ट्रेस एट द स्टार्ट ऑफ बकलिंग। बकलिंग स्टार्ट कब होगा? जब लोड कितना होगा? बकलिंग स्टार्ट कब होगा? फोर्स लगाए जा रहे हो आप, सपोज 200 तक पहुंच गए, बकलिंग होगा क्या? 200 के आगे होगा। बकलिंग स्ट्रेंथ कितना है? 210 है। आ गया ना पी की वैल्यू? तो 200 पे बकलिंग होगा क्या? 210। यस सर। 200 होगा, देखो होगा इसका। नहीं 205 पे नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। 209 पे नहीं नहीं होगा। 210 पे नहीं होगा। बकलिंग होगी। होगा। यहाँ से बकलिंग स्टार्ट हो जाएगा। 211 पे आगे आने लग जाएगा। 211 पे होगा। हाँ। यस सर। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 210 से। तो बोला है कंप्रेसिव स्ट्रेस एट स्टार्ट ऑफ बकलिंग। स्टार्ट ऑफ बकलिंग का मतलब है लोड कितना हो जाएगा? P। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओ? डब्ल्यू बाई ए या पी अपॉन ए? P upon फॉर दिस क्वेश्चन वी शुड यूज पी अपॉन ए, ना कि ये। ठीक है, सो द एरिया में पहले निकाल रखे थे हम लोग 0.2 मीटर स्क्वायर एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ पी दैट इज 210 न्यूटन, मेगा न्यूटन। तो मेगा न्यूटन अपन मीटर स्क्वायर निकालोगे तो मेगा पास्कल में आएगा। दैट विल बी द कंप्रेसिव स्ट्रेस। नेगेटिव होगा, ये आपको ऑलरेडी पता है। कंप्रेसिव पहले से बोल रहे हैं तो नेगेटिव लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कंप्रेसिव बोले तो ये दिस विल बी 1050 मेगा पास्कल। क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। नेक्स्ट, तीनों क्वेश्चन हो गया ना। कंप्रेसिव स्ट्रेस भी निकल गया, हमने बता भी दिया कि बकलिंग होगा या नहीं होगा। बकलिंग कहाँ पे होगा? 210 से स्टार्ट होगा। 210 पे कंप्रेसिव स्ट्रेस उस समय कितना जनरेट हो चुका होगा? दैट इज 1050 मेगा पास्कल। उससे पहले एक और चीज निकाले थे हम लोग, क्या? सिलेंडर नेस रेशियो। सिलेंडर नेस रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट इज द फॉर्मूला रैंकाइंस फॉर्मूला। रैंकाइंस फॉर्मूला देखो ध्यान से, हमने आइलर अभी पढ़ा है। आइलर में सिर्फ पी की बात हो रही थी, बकलिंग की बात हो रही थी आइलर फॉर्मूले में। यहाँ पे ये इसने दोनों कंडीशंस को मर्ज किया हुआ है। दैट इज रैंकाइन कंसीडर बोथ बकलिंग एज वेल एज क्रशिंग, बकलिंग एज वेल एज क्रशिंग ऑफ द कॉलम और स्ट्रट। ठीक है, ही कंडक्टेड सेवरल एक्सपेरिमेंट्स। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया जाता है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स मान लो कोई टेस्ट कर रहे हैं, कोई मटेरियल है उस पर उसने हार्डनेस की टेस्टिंग की। हार्डनेस मशीन खराब है, ठीक है, मशीन मान लो खराब है, आनी चाहिए 100 न्यूटन का, मतलब 100 न्यूटन का हार्डनेस आना चाहिए, 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का हार्डनेस आना चाहिए। बट वो मशीन ऐसी खराब है, बहुत सालों से रखी हुई थी, कभी यूज नहीं हुआ। अब वो वैल्यू 100 को 500 न्यूटन बता रहा है। मतलब अब जो भी हार्डनेस की वैल्यू कई बार करने के बाद 500, कभी 510, 505, 490, 495 ऐसी वैल्यूज आ रही हैं, कभी 100 के पास पहुंच ही नहीं रहा है। तो वो क्या करेगा? उस वैल्यू के हिसाब से वो फॉर्मूला बना देगा। कई सारी वैल्यूज होती हैं, आपको लीनियर इंटरपोलेशन पता होगा, मैथ में पढ़ रहे हो, उससे आपको लीनियर इक्वेशंस बन जाती हैं। बहुत सारे डेटा होते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे डेटा से वो फॉर्मूला बनाते हैं। ए प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर मान लिया जाता है, या सी एक्स क्यू, और भी इसको मतलब एक्यूरेट बनाने के लिए पावर को बढ़ाते जाते हैं। उसके हिसाब से ए बी सी की वैल्यू निकाल दो और फार्मूला बन जाएगा कि इतना होगा वाई, इतना होगा एक्स, तो वाई की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरह से उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, क्योंकि इसका डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं था। तो उसने ऐसा फार्मूला निकाला, ही एस्टेब्लिश्ड एन एम्पेरिकल फार्मूला, इसको बोलते हैं एम्पेरिकल फार्मूला, जो कि एक्सपेरिमेंट से आते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला विच इज एप्लीकेबल टू ऑल कॉलम्स व्हाटएवर दे आर शॉर्ट और कॉलम, सॉरी शॉर्ट और लॉन्ग। आइलर के लिए क्या था? सिर्फ लॉन्ग कॉलम्स के लिए था। ये किसके लिए बना दिया फॉर्मूला? शॉर्ट और लॉन्ग। बट इट इज बेस्ड फॉर मीडियम कॉलम्स। क्यों मीडियम कॉलम्स? क्योंकि उनकी चांसेस क्या है? दोनों है, बकलिंग से भी हो सकता है और क्रशिंग से भी हो सकता है। देन ही डिसाइडेड टू यूज दिस फॉर्मूला फॉर मीडियम कॉलम्स, इट विल गिव द बेस्ट रिजल्ट्स फॉर द मीडियम कॉलम्स। मीडियम कॉलम्स के लिए कंफ्यूजन है कि कैसे होगा, क्रशिंग से होगा या फिर बकलिंग से होगा, लेकिन दोनों से हो सकता है।
दोनों एक साथ भी हो सकता है ना, बकलिंग भी, और क्या पता बकलिंग होते होते क्रशिंग हो जाए उसी टाइम। तो उस केस में रैंकाइन फार्मूला ने अपना फार्मूला दिया, एंड दैट फार्मूला इज 1/PR। आर का मतलब रैंकाइन, रैंकाइन फार्मूला का फोर्स है ये। दैट विल बी इक्वल टू 1/PC, क्रशिंग टर्म, पीसी है ना क्रशिंग, और ये है बकलिंग टर्म। ये कहाँ से आया है? आइलर के फार्मूले से। 1/P। पीसी क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया, क्रशिंग फोर्स नहीं, सॉरी, पीसी क्या होगा इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस? कंप्रेसिव स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया। फोर्स क्या होता है? स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया, स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया, या फिर स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये भी वैल्यू पता है और ये भी वैल्यू पता है। ये क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया, सॉरी स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया, और पी आपको पता ही है फॉर्मूला, पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू इसमें रख के PR की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको अल्टीमेटली याद रखना है ये फॉर्मूला, बाकी आप डिराइव कर सकते हो, बिकॉज PC इक्वल टू सिग्मा C इंटू AC एंड P इक्वल टू, ये तो पता है ना क्या होता है? N पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर। ठीक, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई जब करोगे तो PR की वैल्यू क्या आएगी? PC इंटू PE अपॉन PE प्लस PC, एलसीएम लेने के बाद दोनों तरफ एलसीएम ले लोगे, फिर रेसिप्रोकल कर लोगे। दैट इज PR इक्वल्स टू PC इंटू PE अपॉन PE प्लस PC। यहाँ से हमने क्या किया? PE को ऊपर नीचे कॉमन ले लिया। PE को ऊपर से कॉमन लेंगे तो PE बाहर आएगा, हाँ आएगा ना PE, और ऊपर नीचे PE कॉमन ले लोगे तो कट जाएगा, तो वो हाँ यहाँ पे हो जाएगा PC अपॉन PE। ये अल्टीमेटली ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। अब PC और PE की जगह पे जो भी स्ट्रेस की वैल्यूज हैं, यहाँ से हमको पता है PE क्या होता है? N पाई स्क्वायर EI मिनिमम अपॉन L स्क्वायर। और P और PC की वैल्यू रख दो उसमें, रख दिया। इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे आप, बहुत ही आसान है सिंप्लीफिकेशन। इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो सिग्मा C इंटू ACS आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे एक टर्म आएगा सिग्मा C अपॉन पाई स्क्वायर E, और ये आपको पता है L अपॉन K क्या होता है? स्लेंडरनेस रेशियो, और ये स्क्वायर है इसका, तो CS स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो टर्म है सिग्मा C अपॉन पाई स्क्वायर E, आप देखेंगे ध्यान से कि पाई स्क्वायर E फिर से वही कॉमन है, सॉरी कांस्टेंट वैल्यूज है, कांस्टेंट है। और सिग्मा C एक कांस्टेंट होगा, नहीं कांस्टेंट कैसे हो जाएगा? ये फोर्स पे डिपेंड करेगा, फोर्स अगर चेंज करते जाएंगे तो बदलता जाएगा। एरिया के अगर सिग्मा C क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया होगा, PC अपॉन ACS। ठीक है, तो एक कांस्टेंट फोर्स के लिए कांस्टेंट मान लिया है, तो इसको एक कांस्टेंट मान लिया है, तो इसको वैल्यू दे दिया, डिनोट कर रहे हैं C से, एंड दैट C इज नोन एज रैंकाइन कांस्टेंट, एंड दैट इज द सिग्मा C अपॉन पाई स्क्वायर E, पाई स्क्वायर E। ठीक है, हाँ सर। अब देखो सिग्मा C is a constant, ACS is a constant, S is constant, C is only depends upon, इस पे डिपेंड करेगा किसी पे? नहीं करेगा। जब मैं यहीं पे बोल रहा हूँ सिग्मा C क्या है? कांस्टेंट है, तो यहाँ पे भी कांस्टेंट ही होगा C is a function of सिग्मा C। ठीक है, अगर मैं बोलूँ PR और C के बीच में ग्राफ बनाओ तो ये क्या होगा? PR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/C के पास होगा, आसपास होगा, है ये 1 प्लस समथिंग S स्क्वायर की वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये मान लो AC है। ठीक है, 1/1 प्लस AC, तो ये हाइपरबोला है, ये भी ऐसा ही बनेगा। C की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, तो PR की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो C की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करोगे वैसे वैसे रैंकाइन फॉर्मूला या फिर बोले रैंकाइन स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम विल बी डिक्रीजेस। ठीक है, C की वैल्यू डिक्रीज कैसे होगी? अगर यंग्स मॉडुलस इंक्रीज करोगे, तो C की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। वैल्यू डिक्रीज होगी तो PR की वैल्यू इंक्रीज होगी। PR की वैल्यू इंक्रीज होगी तो बकलिंग स्ट्रेंथ या फिर बोले तो क्रशिंग स्ट्रेंथ, बिकॉज दिस फॉर्मूला इज कॉम्बिनेशन ऑफ क्रशिंग एज वेल एज बकलिंग, तो उसकी दोनों स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी यंग्स मॉडुलस अगर इंक्रीज करेगा तो। ठीक है, मतलब दो तरह का मटेरियल है, अलग अलग
सेम डायमेंशन है सबके, दोनों के मटेरियल सेम है, कॉलम बनाया गया है दोनों के अलग अलग मटेरियल से, एक एल्यूमिनियम से और एक स्टील से। कौन सा कॉलम ज़्यादा स्ट्रांग होगा इन टर्म्स ऑफ बकलिंग एंड एज बकलिंग स्ट्रेंथ एज वेल एज compressive strength? Which column will be more stronger, steel or aluminium? यंग मॉडल्स पता ही नहीं होगा, नहीं पता है तो हम दिमाग ही नहीं लगाएंगे। एल्यूमिनियम का कम है। एल्यूमिनियम का होता है 85 गीगा पास्कल। अभी मैंने स्टील का बताया कितना, 210 गीगा पास्कल। ये याद नहीं है तो बेटा याद कर लो स्टील और एल्यूमिनियम का। ये मैं बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बता चुका हूँ, तो फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, मैंने बताया था कि स्टील एल्यूमिनियम का कम से कम याद रखो, 200 गीगा पास्कल और 85 गीगा पास्कल, लगभग लगभग है ये। इसके बदलते जाएंगे स्टील के ग्रेडियंट्स, तो बदलते जाएंगे, तो ये लगभग लगभग इतना ही है, 210 और उसका 85 गीगा पास्कल। याद कर लो, बहुत काम आएगा, ठीक है। तो स्टील का अगर ज़्यादा है, यंग्स मॉडल ज़्यादा है, तो सी की वैल्यू क्या है, कम है। सी की वैल्यू कम है तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। पी आर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। पी आर इज अ स्ट्रेंथ, बकलिंग स्ट्रेंथ, और वी कैन से द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलम और स्ट्रट। स्ट्रट पे भी अप्लाई हो जाता है और कॉलम पे भी, ठीक है। लॉन्ग कॉलम पे भी हो जाता है और शॉर्ट कॉलम पे भी अप्लाई हो जाता है, बट इट इज बेस्ट फॉर मीडियम कॉलम्स, ठीक है। अटेंडेंस दीजिए आप लोग। पार्टिसिपेंट अभी अचानक बढ़ कैसे गया है, अभी 15 था 16 हो गया। अटेंडेंस जैसे ही बोला मैंने। कृष्णा पांड्या, हाँ सर। अभिषेक जोशी, यस सर। विनोद कुमार, यस सर। अंकित मेहर, यस सर। भावना डांगी, भूपेश शर्मा, भूपेश शर्मा माइक ऑन करो। यस सर। दीपचंद, यस सर। सर। जसवंत यादव, यस सर। कार्तिक यादव, यस सर। खुशीराम मीना, यस सर। मनराज मीना, यस सर। राघवेंद्र पांडे, यस सर। सोनू सुथार, यस सर। सुमित सोनी, यस सर। और कौन है बोल दो अभी बोल दो। बेटा कई लोग ईमेल आईडी नहीं बनाए हैं, मैं गूगल क्लासरूम बना रहा हूँ मैं अलग से, जो कि जी सूट का अकाउंट होगा। जो ईमेल आईडी मैंने बोला था, कई लोगों ने साइन इन ही नहीं किया है, तो उसका डीएक्टिवेट हो गया फिर से। आज मैं लास्ट टाइम दे रहा हूँ जिसको एक्टिवेट करना, क्योंकि एग्जाम उसी जी सूट से ही होगा, गूगल क्लासरूम पे या फिर गूगल फॉर्म से, उसी ईमेल आईडी से होगा एग्जाम। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग उसको ईमेल आईडी जिसको ज्वाइन करना है, काइंडली सेंड मी द मैसेज कि मेरा नहीं हुआ है सर। एग्जाम उसी से होगा, उसी ईमेल आईडी से, बिकॉज जो बाकी ईमेल आईडी होती हैं उसमें स्पेस कम होता है। वो जो जी सीट अकाउंट है कॉलेज से मिला हुआ है तो अनलिमिटेड होता है। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो। डेट नहीं आई है, डेट आने वाली है नेक्स्ट मंथ में, मतलब अभी नेक्स्ट मंथ तो कल से ही स्टार्ट हो रहा है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 10 तारीख से पहले से स्टार्ट, 7 और 10 के बीच से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ सर, आईटी वालों की ठीक है सर। बेटा मैं फिर से बता रहा हूँ, ईमेल आईडी अपना बना लीजिए, जिसको नहीं बना है नहीं बता दीजिए। सर साइन इन कहाँ करना है? साइन, कौन सा साइन? सर ईमेल आईडी साइन थोड़ा करना, साइन इन करना है, साइन इन, लॉग इन। साइन इन तो बोल रहा हूँ सर। तुमने नहीं किया क्या भाई? नहीं किया है ना?
अभी दिखा रहा हूँ मैं कौन कौन किसका किसका नहीं हुआ है। सुमित, तो तुमने वो लिख दिया क्या बीएमई लैब का? हाँ सर, लास्ट की 2 वीडियो का वो लिखना है सर आज ही। नहीं वीडियो नहीं कह रहा हूँ, वो जो प्रैक्टिकल हुआ है अपने घर पे जो किया था आप लोगों ने। हाँ सर, लिख दिया ना वो तो। लिख दिया है? हाँ सर, उसको तो दे दिया। ये स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। देखिए कौन कौन अभी हो चुका है। आशीष मीना, रोल नंबर इज 5, नहीं हुआ है अभी तक। अबे बेटा, मैं हर बार आशीष मीना का ही नाम ले रहा हूँ। सबसे पहले अंडर परफॉर्मेंस स्टूडेंट आशीष मीना है अभी, रोल नंबर 5। नेक्स्ट इज बलराम मीना, नहीं आया। भावना डांगी, नहीं किया। हाँ सर। तुम्हारा भी नहीं हुआ है, क्यों? क्या करना था सर, मेरे को तो पता नहीं। क्लास में बोला था ना मैंने कि ये ईमेल आईडी, इस ईमेल आईडी पर लॉगिन करो, अपना पासवर्ड बनाओ। 19 अच्छा ठीक है। 007। अब तो हाँ डिलीट होगा सर। ना, ये डीएक्टिवेट हो चुका होगा, एक्सपायर हो चुका होगा जो मैंने बनाया था। तो 24 घंटे 48 घंटे में किया जाता है ये। 48 आवर्स में नहीं करोगे तो नहीं होगा फिर। भूपेश ठीक शर्मा, है सर। इन्होंने भी नहीं किया है। दीपचंद, नहीं किया है। जय सिंह कुशवाहा भी नहीं किया है। ललित शर्मा, नहीं किया है। ललित शर्मा नहीं है। मनराज मीना, यस सर। लैनिया, क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं किए थे अभी तक? अच्छा, बात मत मानो, ठीक है? मैं भी लास्ट में बात नहीं मानूंगा फिर तुम्हारी। शेख सुएब, योगेश दादेच, सब डिलीट कर रहा हूँ मैं अभी। अब आपको मेल बताना पड़ेगा मुझे बाद में, तभी हो पाएगा ये। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट हैं 17, 10 स्टूडेंट और बच रहे हैं अभी। जिसका इसका नाम दिया हूँ मैं, बेटा आप जल्दी से ज्वाइन कर लो। इसी पे एग्जाम होगा, गूगल क्लासरूम में नया बनाने जा रहा हूँ। इसी ईमेल आईडी से आपको लॉगिन करना होगा वहाँ पे। बहुत ही स्मूथ हो जाएगा फिर। और आप भी इस ईमेल आईडी को यूज कर सकते हो फॉर एनी स्टडी एंड एकेडमिक वर्क्स ऑफ द कॉलेज। जो भी आपकी पढ़ाई का काम है वो सब कुछ उस पर रख सकते हो, और अनलिमिटेड उसमें स्पेस है। कोई भी पर्सनल चीज़ें नहीं यूज़ करना है उसके लिए, पर्सनल के लिए, सिर्फ पढ़ाई के लिए, बीटेक के लिए करना है। ठीक है, तो जल्दी से ठीक है इसको सर। कीजिए। भूपेश शर्मा भी है इसमें, ठीक है? चलिए अब रखिए, थैंक यू। तो थैंक जिसका यू भी नहीं सर। हुआ है काइंडली मैसेज में पर्सनली, और आज ही के आज करना है ये, ठीक है? ओके, थैंक यू सर।